नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला शो राजनेता। और इस बार हमारे साथ स्टूडियो में है कांग्रेस के कद्दावर नेता, बुरे वक्त में भी सच्चे कांग्रेसी, अपने बेबाक बयानों के लिए कई बार विवादों में रहने वाले, दिग्विजय शासन काल में मंत्री रहे, सच्चे बुंदेलखंडी राजा पटेरिया जी। पटेरिया जी, बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिक्स वाला में। पटेरिया जी से सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले हम अपने दर्शकों को उनका एक संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। उनका राजनीतिक सफर बेहद लंबा है, मतलब एक एक घंटा भी कम पड़ सकता है, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में कुछ जरूरी बातें बता देते हैं जिससे आप उनके बारे में और बेहतर जान सकें। राजा पटोरिया मूल रूप से दमोह जिले के हैं। दमोह जिले के हटा में उनका जन्म हुआ। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने 1970 के आसपास की, जब वे जबलपुर के साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। दिग्विजय शासन काल में वर्ष 1998 से 2003 तक कांग्रेस में वे की सरकार में वे मंत्री रहे और समय समय पर अलग विधानसभा में भी दावेदारी करते रहे। कांग्रेस के टिकट पर आखिरी बार वर्ष 2014 में लोकसभा चुनावों में राजा पटेरिया मैदान में उतरे थे। उन्हें खजुराहो लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया था। ये जानना भी दिलचस्प और साहस की बात है कि अपना मूल इलाका छोड़कर वे खजुराहो में पार्टी के कहने से मैदान में उतरे। वहां से वे 2 बार चुनाव में लड़े, 2009 और 2014। ये किसी भी नेता के लिए साहस की बात होती है जब कोई नेता आज की तारीख में अपना इलाका छोड़ना नहीं चाहते। राजा पटेरिया खजुराहो जाकर भी पार्टी के लिए चुनाव लड़े, क्योंकि वे पार्टी के आदेशों का अक्षरशः पालन करने वाले सच्चे कांग्रेसी नेता के रूप में जाने जाते हैं। खजुराहो में 2014 में वे कांग्रेस भाजपा के नागेंद्र सिंह से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2022 में, मतलब चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई एक टिप्पणी को लेकर वे करीब 85 दिन जेल में रहे। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पटेरिया जी, आप बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं और सबसे पहले बात बुंदेलखंड की ही करते हैं। 2003 से प्रदेश में भाजपा सरकार है। बुंदेलखंड को लेकर बीजेपी विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। जमीनी हालत आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आपको क्या लगता है कि बुंदेलखंड को लेकर भाजपा क्या सोचती है? देखिए, बुंदेलखंड को लेकर के भाजपा कोई विशेष चीज नहीं सोच रही और बुंदेलखंड तो उनके लिए उपनिवेश है। बुंदेलखंड का जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा इतना कभी नहीं हुआ। और वहां के कद्दावर नेताओं को, भले वो भाजपा में हो, उनको माध्यम से सत्ता में पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उनको ही नेस्तनाबूद करने का काम किया। चाहे उसमें उमाजी हो, चाहे गोपाल जी हो, और चाहे आपका भूपेंद्र सिंह जी हो, और चाहे मलैया जी हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड में अपने शासन काल के पूरे 14 वर्षों में जितनी वायदा खिलाफी की है, इतनी पहले कभी बुंदेलखंड में वायदा खिलाफी नहीं की गई। और बल्कि कांग्रेस के शासन काल में जो मदद राहुल जी ने भारत सरकार से कराई थी, 7200-7600 करोड़ की, उसमें से शायद 3600 ऐसा कुछ राशि जो थी मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हिस्से में आई थी और बाकी उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में गई थी। उसकी भयानक जो लूट हुई वो उसी काल में हुई। उमा भारती की बात चली तो उमा भारती, जो कि मध्य प्रदेश में 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बनी और अब एक तरह से हाशिए पर हैं। आपने जैसे कहा कि बुंदेलखंड के बड़े नेताओं को भाजपा ने हाशिए पे कर दिया, इसलिए वहां की राजनीति कमजोर हुई। उमा भारती की राजनीति को आप किस रूप में लेते हैं उमा बुंदेलखंड के जी से संदर्भ मेरे में? व्यक्तिगत ताल्लुकात भाई बहन जैसे हैं। वो हमारी बहन जो है, हम और उनने सामंतशाही के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, लूट के खिलाफ, अनइक्वलिटी के खिलाफ कई लड़ाइयों में हम साथ साथ लड़े। वो टीकमगढ़ की हैं और मैं दमोह जिले के हटा विधानसभा क्षेत्र के गढ़िया गांव की पैदाइश है। और उनका विधानसभा क्षेत्र बड़ा मेरा लगता है, मेरा हटा, जिसकी बॉर्डर लंबी लगी हुई है। तो वो एक हमारे बुंदेलखंड का गौरव है और उनमें जो क्षमता है नेतृत्व करने की और जमीनी आदमियों का विश्वास जीतने की, वो बहुत कम लोगों में होती है। क्या उनकी पुनर्वापसी की संभावना देखते हैं? वो बार बार सक्रिय हैं, कहती हैं कि मैं फिर चुनाव लड़ूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में उन जैसे व्यक्तित्वों का उपयोग किया जा सकता है, उनको स्थापना नहीं की जा सकती, उनको स्थायी तौर से नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो एक व्यवस्था के, जिस व्यवस्था के खिलाफ हैं, उस व्यवस्था का जनक ही वह उस पार्टी का सोच है। तो वो उनका उपयोग करेंगे, बाकी मुझको नहीं लगता। बाकी बहन जी के साथ मेरी
सदा सद्भावनाएं रही, आज भी मेरी सद्भावनाएं। आपने एक और नेता का नाम लिया, भूपेंद्र सिंह का। भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत जो कि सिंधिया खेमे से हैं और अभी भाजपा में आ गए और मंत्री बन गए। भूपेंद्र सिंह और उनके बीच भी बुंदेलखंड इलाके में उन दोनों की तनातनी बड़ी चर्चा में है। इसका क्या असर पड़ता है उस इलाके की राजनीति पे, जो कि आप बारीकी से ना उस पूरे एरिया उस को उनका उनके एरिया के आजू बाजू असर पड़ेगा और उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा। इनका असर पूरे बुंदेलखंड पर नहीं पड़ेगा। दोनों की लड़ाई किसी मुकाम पे जाएगी? क्यों लड़ते हैं ये दोनों? भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन का डंडा है वो बाद में दोनों को सेटलमेंट करा देगा। उमा जी से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। उमा जी और इनमें बहुत अंतर है। उमा जी बाई बॉर्न लीडर है, जन्मजात नेता है वो। केन बेतवा लिंक परियोजना जो एक भारत सरकार की बड़ी योजना है और राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है, और सरकार का दावा है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट कम हो जाएगा और परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले लाभान्वित होंगे। लेकिन एक आरोप ये भी है कि ये पूरा मामला जो है इसमें उत्तर प्रदेश को ज्यादा फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश का जो इलाका है बुंदेलखंड के नाम पे, मध्य प्रदेश को इससे बहुत सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आपका इस पे क्या सोच है? देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना का जहां तक जो मेरी जानकारी है, मैं अचानक आपके बुलवा लिया तो मैं आ गया, नहीं तो मैं ऑथेंटिक जानकारी लेके आता। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए कोई बड़ा भारी वरदान नहीं है, विशेष करके मध्य प्रदेश वाले हिस्से को। और इसका जो है, यदि ऑफिशियल सारी आंकड़े आप प्राप्त करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होना है वो अभिशाप साबित होगा। पन्ना जिले के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना अभिशाप है। पिछले 2-4 दशकों के अंदर जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो है, जो बनाया गया और जो डेवलप हुआ और जो पन्ना के लिए आगे जाकर के बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाला था, रोजगार वगैरह के कई संसाधन खुलने वाले थे, साधन संसाधन शुरू होने वाले थे, उसको लेकर के और जितना दौर इसके साथ लगा नेशनल फॉरेस्ट के डेवलप होने में, उतने दौर में जो वहां के लोगों को परेशानियां हुई। और अब जब समय आया उसका कि जब टूरिज्म के कारण वो बहुत बड़े पैमाने पे फैल गया, तो पन्ना का जो शेर है वो देश के अन्य शेरों की तुलना में बहुत ही शानदार शेर है। तो 9,000 एकड़ के करीब जमीन इस केन बेतवा लिंक परियोजना से डूब में आएगी, दलदली हो जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पर जो वाइल्ड लाइफ है और किसान बहुत बड़ा विस्थापन होगा और पन्ना जिले के लिए एक बहुत बड़ा जो रोजगार का संसाधन बनना था वो खत्म हो जाएगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना से दमोह के लिए भी कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं। अब बचा टीकमगढ़ और छतरपुर, तो इसको आंशिक फायदा होगा। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि केन बेतवा लिंक से यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, ये सवाल ही नहीं उठता। कहीं दूर दूर तक कोई तकदीर और तस्वीर नहीं बदलने वाली है। और वैसे भी बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता। कई विसंगतियां पैदा होती हैं, जैव विविधता को लेकर के भी वो भी खड़ी होंगी। मैं नहीं मानता कि इससे कोई बहुत बड़ा लाभ होना है। ये तो प्रचार के माध्यम से बात की जा रही है। जैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो वंदे मातरम ट्रेन निकल रहे हैं, तो उस वहां के सांसद महोदय ने जो बात कही कि आपका इससे पन्ना जिले को लाभ होगा। हाँ। वंदे भारत ट्रेन से पन्ना जिले के गरीब आदमी को क्या लाभ होगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कैटल यदि कहीं देश में तो मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा कैटल यदि मध्य प्रदेश में कहीं है तो वो पन्ना जिले में। बिल्कुल, यहाँ एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट की रिसर्च को लेकर के सेंटर है, हीरा का व्यापार जो है उसको लेकर के है, एमएसडी डूब जाएगी। इन सारी चीजों को लेकर के वहां रोजगार पर क्या असर पड़ने वाला है वंदे भारत से? तो ये तो ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जिससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। वहां जो मेडिकल कॉलेज है वो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। तो जो सब बहुत ही अत्यंत गरीब जिले हैं मध्य प्रदेश में, उनमें से एक पन्ना जिला है, और वहां के आदमी को रोजगार भी नहीं मिलने वाला है और वहां के गरीब आदमी को इलाज का साधन संसाधन भी नहीं मिलने वाला है। तो ये तो हवा में जो सिगुफे दिए जा रहे हैं उसके माध्यम से चलाया जा रहा। बाकी बहुत बुरी हालत है बुंदेलखंड की। सबसे ज्यादा अच्छी माइनिंग है, सबसे अच्छा ज्यादा जंगल है, सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित लोग हैं। इनके माध्यम से कई बड़ी चीजें हो सकती थी। बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड से रेवेन्यू मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को जाती, परंतु इनका कितना मात्रा है जो यहाँ जाती है? एजुकेशन को लेकर के कम से कम 50% से 40% स्कूल मास्टर विहीन है।
हेल्थ की हालत तो ये है कि 2500 घटनाएं ऐसी हैं जो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। शाहनगर एरिया है बहुत बड़ा, वहां पर तो आदिवासियों की इतनी भयावह हालत है कि फॉरेस्ट और उनके बीच में हमेशा मारपीट करते रहते हैं फॉरेस्ट वाले। लैंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए यही हालत का कमोवेश बिजावर की है, बड़ा मिलरहा की है, ईसानगर की है, आपके बक्सवाहा की हालत भी यही है। ये आपके 3 जिले जो हैं, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना, इनकी बहुत ही भयावह हालत है। थोड़ा बहुत ठीक हालत आप कह सकते हैं तो दमोह जिले की थोड़ी बहुत ठीक हालत है, और थोड़ा बहुत ठीक हालत सागर की। तो मैं कतई नहीं मानता कि इस युग में, इस कार्यकाल में कोई बहुत बड़ा काम ऐसा हुआ हो जिसको लेकर के हम ये कह सकते हो कि बहुत बड़ी कोई चीज हुई हो। रोड, पुल, पुलिया, स्कूल की बिल्डिंगें, इसको मैं विकास नहीं मानता। इनमें मास्टर कितने हैं, कितनी पीएससी हैं, सब पीएससी हैं जो खाली पड़ी हैं, जिनमें नर्स भी नहीं है, जिनमें सालों से ताले डले हुए। जो आपके तहसील मुख्यालयों के भी सब सेंटर हैं पीएससी के, उनमें वार्ड बॉय नहीं है, उनमें नर्सेज नहीं है, एएनएम नहीं है, एलएचबी नहीं है, डॉक्टर का तो कहीं भी कोटा पूरा नहीं मिलेगा। तो वो तो चल रहा है जैसा है हालत है। और डेवलपमेंट की जो राशि है वो बामुश्किल बुंदेलखंड में किसी भी पंचायत में है 40-45% से ज्यादा राशि लगती ही नहीं है। सारी राशि का बंदर बांट सकता है। क्या आप भी इस पक्ष में हैं कि बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो मांग देखिए, उठ रही है? छोटे राज्य ज्यादा उचित होते हैं, इस बात का तो मैं पक्षधर हूं, परंतु कोई भी किस्म का छोटा राज्य जो बनता है वो यदि आंदोलन की उपज से होता है, जिसे विशेषकर महिलाओं की हिस्सेदारी होती है, दलितों की हिस्सेदारी होती है, आदिवासियों की हिस्सेदारी होती है, उस वर्ग की हिस्सेदारी होती है जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, तो वो फिर राज्य में जाता है। अन्यथा इनके नाम पर जो राज्य में जाने वाले लोग रहते हैं वो ओल्ड मैन इन न्यू बॉटल हो जाता है। नहीं तो अब जैसे अगर ऐसी लकीर खींची जाए तो आप किस पक्ष में खड़े रहेंगे? मैं छोटे राज्यों के पक्षधर हूं, छोटे राज्य के रहूंगा। पक्षधर हूँ, लेकिन हाँ। हमने देखा कि 3 छोटे राज्य बनाए गए, जिसमें आप भी शामिल रहे होंगे उस प्रक्रिया में उस समय। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। तो इन छोटे राज्यों में ठीक है, पैसा अच्छा है, इनके पास अपनी संपदा है, लेकिन क्या छोटे राज्य निरंकुश नहीं हो जाते? उनमें भ्रष्टाचार ज्यादा नहीं हो जाता बड़े राज्यों की तुलना में? देखिए, इसका छोटे और बड़े राज्य से कोई संबंध नहीं। भ्रष्टाचार वगैरह जो है राजनीतिक जीवन में, जब सुचिता से पलायन हो गया हो, कथनी और करनी में बेइंतहा अंतराल आ गया हो, और चुनाव आपका एक राजनीति, एक ये जब धंधा बन गया हो, तो फिर ये सारी चीजें बड़े राज्यों में भी रहेंगी, छोटे राज्यों में भी रहेंगी। राजनीति में जब तक कथनी और करनी में एक रूपता नहीं आएगी तब तक ये चीज बढ़ेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 12-15 वर्षों में, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल, जिस तरह से राजनीति को जुमलेबाजी के माध्यम से जोड़ा गया, जैसे 15 लाख की बात की गई हो, या राम मंदिर वगैरह की जो बातें की गई हैं, या जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया गया हो, कहा कुछ गया और किया कुछ गया, तो उसके बाद तो सारी जो नैतिक मान्यताएं या पर्दे थे वो सारे तार तार हो चुके हैं, और एक यह बीमारी प्राय प्राय चारों तरफ फैल रही है। चलिए, आपने बात की भारतीय जनता पार्टी और उसकी कथनी और करनी में अंतर, तो 2022 में आपका एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आया था। क्या था वो बयान और क्या था वो मामला है? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो योजन सभा से है। 1970-71 के दौरान से डॉक्टर लोहिया की जो योजन सभा थी, वहां से हम छात्र जीवन से योजन सभा से जुड़े, और गांधी हमारा आदर्श है, लोहिया के हम घोर अनुयायी हैं, नेहरू हमारा मॉडल है, और अंबेडकर के सामाजिक समरसता को हम लोग जीते। तो वो कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान जो जनरली बैठक में बात होती है, तो उसमें लोकतंत्र और प्रजातंत्र और संविधान के को लेकर के बात हुई थी। तो मैंने उसमें ये कहा था कि इस
लोकतंत्र प्रजातंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो, इन द सेंस चुनाव हराओ। तो वो राजनीतिक हत्या। हाँ, वो पॉलिटिकल, हाँ। तो राजनीतिक चुनाव हराने की बात मैं कह रहा था, उसको कुछ एक लोगों ने गलत तरीके से पेश करके उसको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते हमारे खिलाफ उपयोग किया। वो जब कभी समय आएगा तो वो भी बताऊंगा। और उसके माध्यम से हमको वो फिर तत्काल, तो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं तो जिंदगी में, वो मेरी 9वीं मार्क की जेल यात्रा थी, छात्र जीवन से लेके समाजवादी योजना सभा वगैरह, समाजवादी पार्टी में तो कोई आदमी यदि साल में जेल ना जाए तो उसकी सजगता नहीं मानी जाती थी। तो मेरा राजनीतिक जीवन तो वहां से शुरू हुआ था। तो हमें वो जेल तो एक प्रशिक्षण गृह, तो उससे हमें कोई वो नहीं था। और ना जिन लोगों ने किया था उनसे कोई बहुत बड़ा गिला शिकवा है। और परंतु मैं हत्या जैसी बात में तो कभी ना आस्था रखता हूँ, ना विश्वास रखता हूँ। वो तो जन भाषा के दौरान जो एक फ्लो में बोला जाता है उसके तहत बोल आया था। और उसका मुझे वो भी है, फील भी है कि ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए थे, परंतु उसका उपयोग दूसरे तरीके से किया गया। आपके खिलाफ उसका उपयोग भाजपा ने किया और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी किया। वो सभी, सियासत में तो सभी ने किया, घर वालों ने भी किया, बाहर वालों ने भी किया। जब कभी कोई टाइम आएगा तो उसको उस पर भी चर्चा की जाएगी। कोई किताब लिखेंगे आप इस पे? बिल्कुल लिखेंगे। जीवन में अपने पूरे जीवन के राजनीतिक जीवन से लेके अंत तक का जो संस्मरण मेरा प्रयास उसमें है। पूरा सच लिखेंगे, नाम सहित हाँ, सबके? पूरा सच। देखिए, मैं डॉक्टर लोहिया का अनुयायी, और डॉक्टर लोहिया का अनुयायी और गांधी का जो कोई अनुयायी होगा वो अपने जीवन के अंतरंग और बाह्य किसी भी रूप को नहीं छुपाता। हमारे आए थे रघु ठाकुर जी, तो उनसे बहुत वो लंबी हमारे बड़े चर्चा भाई हुई। हैं, हमारे बिल्कुल। वो है तो शरद उन्होंने यादव हुए, कई रघु चीजें ठाकुर बिल्कुल हुए। स्पष्टता से ये रखी थी। हमारे छात्र जीवन में हमारे सीनियर थे। आज भी मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। शरद भाई से मेरे आत्मिक पारिवारिक संबंध रहे, रघु भाई से भी हमारे आत्मिक पारिवारिक संबंध है, आज भी है, और अंतिम काल तक रहेंगे। इस देश के प्रत्येक समाजवादी के लिए, मेरे लिए वही हम लोगों का गर्वनाल का संबंध रहता है। प्रधानमंत्री मोदी पर जो आपकी टिप्पणी थी उसके बाद करीब 85 दिन मेरे ख्याल से आपको जेल में रहना पड़ा। ठीक, आपका क्या वक्त था वो और कैसे गुजरा वो 85 दिनों का समय? पुराने जो आपके अनुभव थे जेल के, और इस बार चूंकि सरकारें बदली हुई थी, दशाएं बदली हुई थी। हाँ, शुरुआती दौर में तो उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया था कि जैसे कोई आतंकवादी के साथ किया जा रहा है। 4 बजे आना, उठाना, पूरे घर को घेर लेना, तकरीबन 100-150 पुलिस वाले रहे होंगे। तो हमको तो कोई अंतर नहीं था, मैं तो चला गया। घर वाले, मैंने बहुत लेट शादी की थी तो बच्चों वगैरह को नहीं मालूम था पुराना जीवन, पत्नी को भी वो ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मैं आ गया था आपका 91 में कांग्रेस में आ गया था, तो उसके एक 2 साल पहले शादी की थी। तो उनके ऊपर जरूर लगा। बाकी हमको 2-4 दिन तो बहुत ज्यादा टाइट पोजीशन में रखा गया, और उसके बाद तो सामान्य सभी कैदियों के साथ रखा। उन्होंने हमारा अलग से एक इंतजाम करने की कोशिश की थी कि बंदी गृह जो रहता है गुना खाना टाइप का, उसके लिए रखने की। परंतु फिर बाद में मैंने कहा नहीं, मैं तो सभी कैदियों के साथ रहूंगा। तो उनके साथ रहा, और जैसा पुरा पहले रहता था वैसा रहा। पढ़ने के लिए बहुत शानदार, अनुशासन के मामले में और टाइम टेबल के मामले में तो वो बहुत बढ़िया जगह है। तो आपने जैसे कहा कि 4 दिन बड़े मेरा टाइट रहे, तो वो क्या 4 दिन? 2-4 दिन वो बहुत ज्यादा, चारों तरफ से किसी ना किसी से मिलने देना, ना कोई साथी आया है तो उससे बात होने देना। चारों तरफ कैमरे लगा दिए गए थे। जिस तरह से मुस्तैदी में रखा जाता था, 3-3, 4-4 जो गार्ड रहते हैं उनकी सोते समय उठते समय सारी चीजें जो रहती, कि कहीं कोई अब उस जगह से कोई भागेगा क्या। और राजनीतिक जीवन जो जीने वाला है वो गांधी और लोहिया और अंबेडकर नेहरू को मानने वाला है, वो ऐसा व्यवहार क्यों करेगा। तो इसके कारण थोड़ा सा शुरुआती दौर में जरूर लगा था। बाकी मेरा बहुत शानदार टाइम गुजरा। कैदियों के साथ क्या जो व्यवहार होता है वो देखा, और कैदियों ने भी हमसे आत्मीयतापूर्ण जो व्यवहार रखा। बाद में सारा स्टाफ जो था उनसे भी हमारे दोस्ताना संबंध रहे, और ना मैं उनके में हस्तक्षेप किया ना, मैंने साफ कह दिया था कि जेल मैनुअल सब की बात करूंगा, खाने पीने की भी कोई असुविधा नहीं रही हमको। और सबसे शानदार रहा कि हमें पढ़ने के लिए बहुत शानदार समय मिला। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य, पंडित सुंदरलाल शर्मा की 2 वॉल्यूम, उनको पढ़ने का समय मिला। शशि थरूर का अंधकार काल, मैं हिंदू क्यों हूँ, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, डॉक्टर लोहिया की, अंबेडकर की पुस्तक एक, अब कौन सा सच है वो अभी दिमाग से उड़ गया है। इस तरह की बहुत सारी पुस्तकों का
अध्ययन मैंने कम से कम 10 पुस्तकें पढ़ी होंगी, और घर के लोगों से बाद में फिर मिलना जुलना हो गया था। परंतु पहली भेंट जो मेरे बहनोई से और मेरी बहन से और मेरे पत्नी और ये जो मेरा ग्रैंड सन आया था, इससे एक कांच के झीने पर्दे में मिलवाया गया था। वो जरूर उस समय थोड़ा सा तकलीफ हुई थी, बाद में थोड़ा रिलैक्स हुआ। और डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे बचपन के साथी हैं, कॉलेज लाइफ के साथी हैं, वो गए, उन्होंने बाकायदा हौसला अफजाई की। और अरुण यादव जी के जो पिताजी थे हमारे, बहुत अच्छे दोस्त रहे, बड़े भाई जैसे रहे, सुभाष यादव जी, तो अरुण यादव जी गए। तो नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की को न मिलने देकर के जिस तरह की तानाशाहात्मक कदम शासन ने उठाया था, वो एक, खैर फांसीवादी ताकतें जो है उनका तो ऐसा व्यवहार रहती है, उससे में कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारी तो वैचारिक लड़ाई है। 77 साल के मतलब सन 77 में जो कांग्रेस की स्थिति थी उसको छोड़ दें तो इसके अलावा कांग्रेस का इससे बुरा दौर कभी नहीं रहा। तो आप वर्तमान में कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं, किस हालत में देखते हैं? देखिए, जितने ऊंचे स्तर पर हम लोग तो कांग्रेस के खिलाफ भी राजनीति की है। हमारा राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही कांग्रेस के खिलाफ से हुई जी। तो वो दौर भी हम लोगों ने कांग्रेस का देखा। और उसके बाद जब कांग्रेस में मैं आया 29 मार्च 91 को, अर्जुन सिंह के माध्यम से मैं कांग्रेस में आया था, विद्याचरण जी के माध्यम से कांग्रेस में आया था। तो वो कांग्रेस और आज का जो भाजपा सरकार चला रही है, उस समय जो कांग्रेस की सरकारें थीं और जो कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ हम लोग लड़ा करते थे और जो उनको तानाशाही का प्रतीक बताया करते थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज की तुलना में जितनी तानाशाही है, उसका 1/10 भी तानाशाही इमरजेंसी में भी नहीं थी। इमरजेंसी के भी हम लोग भुक्तभोगी रहे। तो आपातकाल के दौरान की जो आज बातें करते हैं ये लोग, ये उससे 50 गुना ज्यादा तानाशाही आज चल रही है, आघोषित तानाशाही है। तो मैं आज की जो कांग्रेस को देख रहा हूं, आज कांग्रेस काफी कुछ वही कांग्रेस है जो पहले थी। लाजमी है, लंबे समय कोई सत्ता में रहता है तो उसमें थोड़ा बहुत गिरावट तो आती है, परंतु कांग्रेस का जो व्यवहार है, कांग्रेस की जो उदार बना है, कांग्रेस की जो सांप्रदायिक सद्भाव की नीतियां हैं, कांग्रेस के अंदर जो विपक्ष के प्रति उदारता रहती है, वो तो आज भी जी रहे हैं। परंतु जिस तरह से ये जी रहे हैं, ये तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था की मान्यताओं को ध्वस्त होकर के लड़ रहे हैं। खुलेआम बोल रहा हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसकी कल्पना हम लोगों ने कभी जिंदगी में की होगी। हम तो ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम समूचे विपक्ष की, उस समय बड़े लोग कुछ भी सोच रहे हो आज, ये हमारी गलती थी कि हमने उस जमाने की जनसंघ को और इन लोगों को साथ लेकर के काम किया। भले वो रणनीति के तौर पर उस समय जरूरी रहा, क्योंकि जयप्रकाश जी की या डॉक्टर लोहिया के या उस समय के उसको पे हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हम तो उनके साथ भी रहे, उन लोगों के विचार के साथ रहे। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी को तो हमें देखने का अवसर मिला, साथ चलने फिरने का भी अवसर मिला। परंतु आज कल्पना नहीं करते थे कि ये उस समय के लोग इस तरह के निकलेंगे, जिनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था। आपातकाल में सब माफी मांग रहे थे। अकेले समाजवादी लोग थे जो डटे हुए थे और पिट रहे थे और बाकायदा संघर्ष कर रहे थे और लड़ रहे थे। परंतु ठीक है, समय की बात है। ये तो कांग्रेस इसका मुकाबला वैचारिक मामले से करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक होके और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आज नहीं तो कल राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी गांधी, नेहरू, लोहिया, अंबेडकर के विचारों पर विजयी होगी और ये जो दूसरी ताकतें हैं ये निश्चित ही पराजित होंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, ये तय है। ये ठीक है, राहुल गांधी का अपना एक विजन है, चीजें हैं, आप बोल रहे हैं, और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, न्याय यात्रा सब जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीचे का जो संगठन है, मध्य प्रदेश को ही देख लें, तो क्या वो उसको लागू कर पा रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई देता कि राहुल गांधी जो करते हैं वो नीचे के नेता तक बात पहुंच पा रही है या वो उस ढंग से कर पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा मास ओरिएंटेड पार्टी रही, कैडर बेस्ड पार्टी कभी नहीं रही। परंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन शैली, कथनी करनी में एक रूपता का असर जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी का जमीनी कार्यकर्ता पर पड़ा है,
ऐसा पहले हमने काफी समय नहीं देखा, बिल्कुल। चाहे उसमें राजीव जी रहे हो, चाहे उसमें सोनिया जी भी रही। राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक तरीके से कथनी करनी में एक रूपता लाते हुए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हमें बहुत बड़ी आशा है। अब बचा प्रदेश का, जैसे मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश में आज की हालत में जो हमारा वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, जीतू पटवारी, वो जिस तरह से पब्लिक में मूव कर रहे हैं, उससे आम आदमी में गति तेजी से आई। नेता प्रतिपक्ष भी काफी बड़े पैमाने पे आकर्षित कर रहे हैं। अब जो संगठन सृजन की प्रक्रिया राहुल जी ने शुरू की, बिल्कुल, और जिस बेबाकी से उन्होंने खुल करके बोला, सार्वजनिक तौर से बोला कि जिला अध्यक्षों को हम इतनी ताकत देंगे कि वही निर्णय करेंगे। इससे जिला अध्यक्ष जो पहले नामजद होते थे, हम जब आए थे कांग्रेस में देख के आश्चर्यचकित थे 90 में कि किस तरह का काम चलता है, उससे जो जमीनी कार्यकर्ता का भरोसा और विश्वास बना है, उससे हमें पूरी आशा है कि बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन होगा। तीसरा, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता है, बीजेपी जिस स्तर पर नीचे स्तर पर लड़ती है, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, उससे जनता में त्राही त्राही है। आप कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने धान और गेहूं खरीदी के लिए मना कर दिया। हाँ। आप कल्पना करो किसान कहां जाएगा। मैं खुद ही एक किसान हूं, मैं आज मेरी धान जो डली है 100-150 क्विंटल के करीब धान निकलेगी मेरी, वो अंकुरित हो गई है पानी के मारे, उसके ऊपर कोई विचार नहीं। खाद और आपका बीज जो है पेस्टिसाइड नहीं मिल रहा है, जहां मिल रहा है वहां नकली मिल रहा है। डीजल के लिए भी लाइन लग जाती कहीं कहीं, वो तो अभी पेट्रोल पंप खुल गए हैं तो चल रहा है। तो ऐसे हालातों में जो जन विद्रोह होगा, उस जन विद्रोह की आशा का प्रतीक, बदलाव का प्रतीक राहुल गांधी होंगे। और राहुल गांधी को फॉलो जीतू पटवारी वैसे ही कर रहा है जैसे कि राहुल गांधी। अब ये बताइए, बोरा लेकर के चला गया, ये बड़ी घटना तो है। अच्छा, अब जैसे विधानसभाओं में वो भी संगठन सृजन के मुद्दे को खड़ा करके राहुल जी ने जो आशा पैदा की है, तो उससे काफी बड़े पैमाने पे स्वरूप बदलेगा। और जब आम आदमी में विद्रोह की भावना जो पैदा हो रही है, मतदाता में पैदा हो रही है, तो लाजमी है हमारा छोटा गरीब जमीनी कार्यकर्ता है, वो भी उसकी अगुवाई करना चाहेगा। वो चीज हम नहीं मान सकते कि वो कभी आएगी या आना चाहिए या लाई जा सकती है, मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूं। जिस तरह का संगठन भारतीय जनता पार्टी चलाती है कि संगठन के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, वो तो तनाशाहात्मक है। यदि कोई आदमी वैचारिक होगा और स्वतंत्रता प्रेमी होगा, तो वो ऐसा तो नहीं चल सकता जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और ना उसकी नकल करने की कोशिश किसी भी दल को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो उन्मुक्त बाक स्वतंत्रता और कर्म में अनुशासन, डॉक्टर लोहिया का जो फार्मूला था, उसको हम आज भी मानते हैं। जीतू पटवारी जी से आपकी मुलाकात हुई उनके अध्यक्ष बनने के बाद? कई बार हुई। क्या मतलब किसी संदर्भ में, या वैसे नहीं, तो होती है आपकी? हम देखिए, हम अभी कांग्रेस पार्टी के संगठन में स्थायी समिति के सदस्य जी, खास बैठ के मीटिंग में आते हैं और जनरली मीटिंग में बात होती है। अभी जैसे पिछले 4-6 दिन पहले हुई थी, मैं भी बीच में अस्वस्थ हो गया था, तो यहाँ पड़ा था, तो एक दिन फोन पे बातचीत हुई, तो जाकर के फिर घर भी गए, तो वहां बैठे बातचीत हुई। तो अभी ये संगठन सृजन का कार्यक्रम निपट जाए, उसके बाद इसको व्यवस्थित तरीके से वो गति देंगे। और प्रशिक्षण जो शिविर जो किया है, बहुत शानदार प्रक्रिया की गई कि जिससे नए जो अध्यक्ष नई उम्र के लोग हैं, उनको वैचारिक तौर से परिपक्व बनाया जाएगा और ब्लॉक स्तर पे भी इसको नीचे ले जाया जाएगा। और नीचे जमीनी स्तर पर सेक्टर के माध्यम से, सेक्टर का जो एरिया रहेगा 5-15 पोलिंगों का, वहां से संघर्ष की गति शुरू की जाएगी और उसको तहसील, जिला, प्रदेश तक लाया जाएगा। आपको लगता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो हैं, उनके जैसे नेताओं को अब चूंकि एक बड़ा वो हो गया, तो सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा दूर देके इन लोगों को पूरा काम करने देना चाहिए? अक्सर दिग्विजय सिंह कहीं कहीं पहुंच जाते हैं और उसको लेके फिर विवाद होता है कि संगठन को पता ही नहीं है। ये देखिए, छोटी मोटी लड़ाइयां तो होंगी। आप कल्पना करिए, जिस कांग्रेस पार्टी में सीता पट्टम और रवैया की हार हुई और गांधी ने जिसको अपनी निजी हार बोला, सुभाष बोस जी के चुनाव की जीत बोला, तो उस खुले कल्चर की पार्टी के अंदर है, तो ये छोटे मोटे लोग बोल देते। दिग्विजय सिंह का या कमलनाथ का अपना एक अलग कद है, अलग अनुभव। आज मैं भी काफी उम्र का हो गया, 70 पार कर रहा, तो मैं भी ये मानता हूं कि बिना अनुभव के
कितने ही बड़ा ऊर्जावान व्यक्तित्व हो, उसका सफल होना मुश्किल है। कोई आंधी फांदी चल जाए तो एक अलग बात। नहीं, गाड़ी के और पीछे बैठ के और दूसरी चीज, बताना अलग ये चीज है और नहीं, खुद गाड़ी चलाना अलग हाँ, चीज नहीं, है। दूसरा, किसी अनुभवशील व्यक्ति के जिसके पास पूरे जीवन के अनुभव, तो बिना ऊर्जावान संगठन के या बिना ऊर्जावान अनुयायियों के वो अपने सपनों का कोई बड़ा काम कर ले, असंभव है। ऊर्जावान व्यक्तियों का, लड़कों का और अनुभवशील व्यक्तित्वों का एक समन्वय जो है वो बड़ी उपलब्धि पैदा करता है, और ये लंबे समय से चला आ रहा। अभी जो बीच में कुछ उद्दंडता हुई है वो उसके मैं खिलाफ हूँ। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए जो इंदौर में की गई। अभी कल भी हुई। वो कल का तो मुझे नहीं मतलब मालूम, आपने जो बताया कि दिग्विजय सिंह इंदौर गए थे कपड़ा बाजार में, और फिर वहां जो संगठन सजन के तहत चुने गए चिंटू चौकसे जो इंदौर के शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पूछे बिना, क्योंकि मेरे पास पावर है, जिले का राजा मैं हूं, तो यहाँ कोई बड़ा नेता या कोई भी आके धरना प्रदर्शन या नहीं कर सकता। अब इसको किस रूप में देखें? मैं सिर्फ इसको गलत रूप में देखा। अभी कल भी फिर इस बात का देखिए, एक प्रत्येक व्यक्ति का कांग्रेस संविधान के तहत, कांग्रेस की नीतियों के तहत किसी व्यक्ति का कहीं भी जाना और उन मुद्दों पर बोलना जिन मुद्दों पर लोग छिटक रहे हों, झिझक रहे हों या पीछे हट जाते हो, मैं साफ मानता हूं कि आर्थिक मुद्दे सेकंड हैं, सामाजिक मुद्दे प्रथम हैं, सांप्रदायिक सद्भाव प्रथम है, और देश में एकता सबसे पहले। इन मुद्दों पर जाना, बात करना कोई गलत नहीं है, और कोई किसी जिले का मालिक नहीं है, ना कोई किसी प्रदेश का मालिक है। कोई कहे दिग्विजय सिंह इस प्रदेश के मालिक है तो क्या ये सामंतशाही का दौर चल रहा है? अरे दिग्विजय सिंह जब राजा रहे होंगे तो रहे होंगे। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और जहां संविधान के तहत चल रही है। और गांधी और लोहिया और नेहरू, नेहरू तो इतने बड़े नेता थे परंतु उनमें कभी कोई ये चीजें नहीं रही। तो कोई यदि दिग्विजय सिंह भी कहें तो गलत है, कमलनाथ जी कहें तो गलत है, और चिंटू चौकसी जैसे लोग कहें तो मैं इसको उनका मानसिक दिवालियापन कहूंगा। अब यही तो बात है कि क्या फिर चिंटू चौकसे पे कोई कार्रवाई होनी थी? उस बयान के बाद जीतू पटवारी को करनी थी। शोकाज नोटिस तो दिया जाना चाहिए था, अभी पूछताछ तक तो होना नहीं चाहिए दिया। था। आप कल, जिसमें इंदौर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने चिंटू चौकसे को फोन लगाया होगा, वही दिग्विजय सिंह वाले मामले को लेके, तो उनके बीच ये हुआ कि चिंटू चौकसे ने ये कहा कि दिग्विजय सिंह को लेके कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, और कुछ अमर्यादित शब्दों का भी दोनों के बीच वो हुआ, और सुरजीत सिंह चड्डा ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चिंटू चौकसे लगातार दूसरी बार कर रहे हैं, लेकिन यहां से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या पार्टी के सीनियर नेता या प्रदेश अध्यक्ष भी ये चाहते हैं कि चलने दो इस तरह की नुराकुश्ती? नहीं, जीतू पटवारी जी अंदर से तो ऐसे आदमी नहीं, और ना मैं ऐसी कल्पना कर सकता कि ऐसा वो सोच रहे होंगे। हाँ, लेकिन पर कार्रवाई होनी चाहिए हाँ, दिखाने को। परंतु अभी हो सकता है इसलिए इसमें कोई बातचीत ना कर पाए हों वो, कि ये जो शिविर चल रहा था 1 तारीख से जो शुरू हुआ है, तो उस व्यस्तता के कारण, क्योंकि राहुल गांधी जी को भी आना है, खड़गे जी को भी आना है, काफी बड़े बड़े लोग आना है। अब ये जो चीजें कांग्रेस के अंदर आ रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह का कल्चर इनने फैलाया है, गांव गांव गली गली कुछ कुछ, उसका वायरस है जो कांग्रेस के अंदर आया। नहीं तो इस तरह के शब्दों का उपयोग, वो इस तरह के शब्दों का उपयोग करने वाले जो लोग रहते हैं वो विचारहीन राजनीति वाले रहते हैं। उनको गांधी का गा मालूम नहीं होगा, नेहरू का ना मालूम नहीं होगा, लोहिया का ला मालूम नहीं होगा, अम्बेडकर का मालूम नहीं होगा। गांधी को पढ़ने वाला आदमी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता, और यदि किया है उनने तो उनकी तरफ से हम क्षमा चाहते हैं कांग्रेसी होने के नाते, कि भाई ये कहीं ना कहीं हम जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी गलती है कि इन नए लड़कों में ये चीज हम नहीं डाल पाए। और ये बात सुन के मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाजपा ने एक मतलब न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई थी, जो मतलब देश में अपनी तरह की पहली बार होगा कि दूसरे दलों से लोगों को लाया जाए और उनको भर्ती किया जाए। उसके लिए एक पद बनाया गया और नरोत्तम मिश्रा जो हैं उसके अध्यक्ष थे। तो कई बड़े नेता गए, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का और उनके साथियों का। तो आपके पास कभी भाजपा की तरफ से कोई ऐसा ऑफर नहीं आया कि आप भी आइए? नहीं, पूरी टोली बनाई हम थी उन्होंने। हमारे तरफ इसलिए ऑफर नहीं आएगा क्योंकि उनको मालूम है कि हम वैचारिक तौर से इस तरह के विचारधारा के कितने घोर विरोधी हैं। राजनारायण जी हैं, मधुलिमा जी हैं, रवि राय जी हैं, किशन पटनायक जी हैं। मुझे इनका भी सानिध्य प्राप्त किया करने का अवसर मिला।
मुझे इनको भी खाना खिलाने का, सबके साथ रहने का ईश्वर ने सुअवसर दिया, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहने का सुअवसर दिया। तो इस तरह की जो सांप्रदायिक शक्तियां तात्कालिक रणनीति के तौर पर जरूर ये सारे लोग एक साथ रहे उस दौर में कभी, परंतु जिसने गांधी को पढ़ा हो या लोहिया को पढ़ा हो या नेहरू का आपका ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत एक खोज है, विश्व इतिहास की एक झलक है, इन चीजों को पढ़ा हो, वो इनसे कहां से। हाँ, हमारे दोस्तों ने नौ के समय जरूर बोला था कि हम आपको मदद कर रहे हैं, वो बड़े नेतृत्व के निकट के लोग थे। आप उन नौ में पार्लियामेंट यहाँ से लड़िए, मैंने कहा संभालिए, ये मेरा आत्म गवारा नहीं देती, तो मैं नहीं लड़ा। और मैं अंतिम क्षण तक जीवन में प्रगतिशील विचारधारा के साथ रहूंगा। भले हमारा कम्युनिस्टों के साथ 19-20 वैचारिक मतभेद रहता है, परंतु हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बादल सरोज जी हैं, सीताराम येचुरी से भी मेरा निजी परिचय था, आपका जसविंदर जी है, सैलन शैली है, और भी कम्युनिस्ट साथी हैं आपके। समाजवादी तो सारे साथी हमारे। जब मैं मंत्री बना था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसी समय बोला था कि देखिए, मेरे संबंध सब विरोधी लोगों से, मेरा उठना बैठना खाना पीना आना जाना, उनकी मदद करना, उनके जायज काम करना मैं हमेशा करूंगा। तो निठा का लाके के बोला कि भैया इसको पूछने की बोलने की क्या जरूरत है। तो मैं इन सारे लोगों के साथ निकट के मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात। भारतीय जनता पार्टी वालों जैसे गौर साहब थे, उमा जी के बारे में अभी साहब बोले, पटवा जी से ही मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अनु मिश्रा मेरे अनन्य मित्रों में रहे, नरोत्तम भी हमारे अनन्य मित्रों में है। 2500 लोग ऐसे हैं जिनमें जो अनन्य मित्र है, और उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात है, बातचीत है, राजनीतिक विचारधारा पर भी घंटों होती है। परंतु जो जिस तरह का इनका व्यवहार है, चरित हत्या करना, ऊंची हरकतें की बात करना, इन सब चीजों के कारण हम तो इनके निकट का कोई सवाल ही नहीं होता। ऐसे ही एक नेता हैं, आपके तो करीबी रहे होंगे, सुरेश पचौरी जी, जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे और बड़े कट्टर कांग्रेसी खुद को कहते रहे, लेकिन वो भी भाजपा में चले, तो उस पर क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल करीबी थे गांधी परिवार के। हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आ रहा आज की कौन से ऐसे क्षण थे जिस दौर में उन्होंने ये सोच के निर्णय लिया कि उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। और आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद इस लायक भी नहीं रखा कि उनने भारतीय जनता पार्टी ने कि उनका जो विशिष्टताएं थी उनके व्यक्तित्व में उनका कहीं कोई उपयोग हो रहा हो। और मैं बड़ा दुखदाई लगा, हमको अच्छा नहीं लगा। परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह के जो पूर्णतः वैचारिक विपरीत धारा के जो लोग, समाजवादी कांग्रेस में जा सकता है, कांग्रेसी समाजवादियों में जा सकता है, समाजवादी कम्युनिस्टों में जा सकता है, प्रसाद शास्त्री कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, परंतु समाजवादी या कांग्रेसी, कांग्रेस का भी हम मान सकते हैं कि बड़े पैमाने पे तो नहीं, काफी कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो उसका कारण यह है कि काफी लंबे समय में गांधी नेहरू या कांग्रेस के विचारधारा से ताल्लुकात कम रहा है। तो वो ऐसे लोग जो सत्ता को प्राथमिकता देते हैं, या सत्ता सुख को या सत्ता लाभ को प्राथमिकता देते हैं, वो चले जाते हैं। या कुछ लोग निजी कारणों से जाना पड़ता, कई निजी चीजें ऐसी आ जाती कि जो ना चाहते हुए इस तरह के निर्णय करना पड़ते हैं, तो वो भले चले गए हों, परंतु विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस में नहीं आ सकता, और कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकता। जनसंघी या भाजपा का आदमी समाजवादी के साथ राजनीतिक हिस्सेदारी एक निश्चित रणनीति को छोड़ के नहीं कर सकता, और ना ही समाजवादी लंबे समय जनसंघियों के साथ रह सकते हैं, भाजपा के साथ रह सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या मजबूरी रही होगी? ये का कोई विचारधारा थोड़ी, क्यों? तो लंबे समय उनके लंबे पिताजी समय भी कांग्रेस वो रहे, रहे। वो भी रहे। देखिए, पिताजी की बात अलग थी, पिताजी के व्यक्तित्व से मैं प्रभावित रहा, इनसे भी मेरे बहुत मधुर ताल्लुकात रहे। परंतु राजनीतिक विचारधारा के मामले में कहा जाए तो कोई बहुत इन लोगों की जो इस तरह की पृष्ठभूमि से आए हो, मैं खुद एक छोटे मोटे जमींदार की औलाद हूं, परंतु मेरे फादर पीएसपी में रहे, बाद में वो कांग्रेस में गए, और जब मैं युवजन सभा से फिर जब जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी की मैंने काम किया, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं भाषणों में तक बोलता था कि मेरे 3 पिता हैं। जैविक पिता मेरे हरबंस प्रसाद पटेरिया, जो मरहूम है, इंतकाल हो गया। वैचारिक पिता हमारे डॉक्टर लोहिया,
और पब्लिक हमारी अस्थायी तौर से हमें जो वोट देती है और नाराज हो जाती है तो हरा भी देती है। तो मुझे घर से निकाल दिया था कि तुम कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं कर सकते, घर में नहीं रहो। तो मैंने कहा अपना झंडा एक तरफ लगा लूंगा, उन्होंने नहीं लगेगा यहाँ, मैंने कहा बाहर निकलो। तो मैं अपने दोस्त, एक होटल वाला था उसके यहाँ पड़ा रहता था, एक के नाश्ता फ्री करता था और पार्टी दफ्तर में रात को आकर के सो जाता था। तो कांग्रेस का आदमी इस मामले में जो, और विशेषकर गांधी का अनुयायी और लोहिया का अनुयायी, नेहरू का अनुयायी, इस सीमा तक नहीं कर सकता जिसने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो। अब परंतु दौर है सत्ता, आज मनी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गई। धर्मा धर्मांध पशु हैं, धन पशु हैं, इस तरह के दौर के जो लोग हैं, ये चल रहा है। तो सिंधिया के जाने का जो सरकार गिर गई कमलनाथ जी की 2018 के बाद बनी थी और 2020 में सरकार गिर गई, तो कमलनाथ जी की नाकामी है या दिग्विजय सिंह, जैसे कमलनाथ जी ने कई बार कहा भी कि दिग्विजय सिंह के कारण मैं भ्रम में रहा कि कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या रिपोर्ट रही इस मामले में, आप करीब इससे कहूँगा? नहीं, उस समय मैं अंदरूनी पॉलिटिक्स में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली आज भी मेरी कार्यशैली वही है, आम आदमी गरीब आदमी के लिए काम करना, उनके बीच में रहना, उठना बैठना। तो भोपाल की राजनीति में मैंने ज्यादा कोई वो नहीं रहा। मैं अपने बुंदेलखंड के एरिया के लिए लगातार संघर्षरत रहता था। तो उस दौर में क्या हुआ कैसा हुआ मुझे बारीकी से नहीं मालूम, बाकी जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब उसमें चाहे गलती सिंधिया जी की रही हो चाहे जिसकी भी रही हो, परंतु सिंधिया जी में यदि परिपक्वता होती तो उनके लिए तो, भाई दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी के बाद तो सबसे बड़े नेता इस प्रदेश के वही थे। बात कहाँ आज आ पा रहा वहां है, बात कहाँ आ पा रहा है, दोनों नेता अभी भी जमे हुए हैं बराबर। नहीं, देखिए उनका अनुभव, उनका जीवन भर की मेहनत, आज भी घटनाओं पर बारीक दृष्टि रखना, आज भी हर ऐसे स्टेप पर अपना स्टेप लेना, तो उस अनुभव का लाभ जो मिल रहा था सिंधिया जी को, और इनके असहाय अशक्त होने के बाद इतना बड़ा प्लेग्राउंड सिंधिया जी के पास था। नहीं, लेकिन बीच में तो ये भी हुआ ना कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और अपने बेटे नकुल नाथ के साथ दिल्ली तक पहुंच गए थे, तो उससे उनका भी थोड़ा ये तो कम हुआ विचार। मैंने सुना जरूर है, परंतु मैं अब ये नहीं कह सकता कि इस तरह की चीज वास्तव में सही थी कि एक बनाई हुई चीजें हैं, नहीं, उनके क्योंकि समर्थक सज्जन सिंह वर्मा और बाकी लोगों ने कहा भी कि बिल्कुल पार्टी ने हमारे साथ बुरा किया, साहब जो कर रहे हैं हम भी उनके साथ हैं। देखिए अब मैं कोई शुरुआती कांग्रेसी तो नहीं हूं, मैं तो विचारधारा के कारण आया था। जब सांप्रदायिक शक्तियां ताकत में आने लगी तो मैंने ये सोचा कि यदि सांप्रदायिक शक्तियां हावी हो जाएंगी तो देश के और समाज के लिए नुकसान होगा। तो मैंने अर्जुन सिंह के सामने कांग्रेस ज्वाइन की और अर्जुन सिंह जी ने बोला कि आप क्यों कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने हमको ऑफर दिया था, तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। तो मैंने बोला कि मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियां बढ़ रही हैं उससे देश को समाज को खतरा है और इसको आप रोक सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप 2 दिन बाद आइए और सोच लीजिए। तो मैं 2 दिन बाद गया और 2 दिन बाद जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला आपकी कोई शर्त, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने देखा, कोई शर्त नहीं, मैंने की नहीं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई मैं तो एक मिशन के तहत आ रहा हूं और मैं शर्त के साथ नहीं आ सकता, और मेरे अंदर क्षमता होगी तो मैं प्राप्त कर लूंगा। और वैसे भी यदि मान लो कोई मैं शर्त रखूं और आप बोले कि ठीक है और कल नहीं दूं तो क्या मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करूंगा? तो उन्होंने मुझको एक शब्द बोला था कि आपको कभी मेरे बेडरूम में भी आने में कोई रोक टोक नहीं होगी। उस समय मेरा भाई साथ में था जो आज दुनिया में नहीं। तो उनने बोला कि हमें भी कुछ बोलना, तो उसने बात की, तो कुछ लोकल लेवल की पॉलिटिक्स को लेकर के उनने बात बोली। तो उनने बोला जो वहां है वो वहां ही रहे, रह गया पटेरा जी का सवाल। तो ये इनके लिए बेडरूम तक आने की हमारी इजाजत रहेगी। और मैं 29 मार्च 91 को कांग्रेस ज्वाइन किया, जी जान से मैंने काम किया कांग्रेस का। लोकसभा प्रत्याशी बहा मुश्किल कम वोट से हारे डालचंद जी, और मैं वो बीजेपी जीत गई। और उसके बाद वाई इलेक्शन में मुझे अर्जुन सिंह जी ने, विद्याचरण जी ने, श्यामाचरण जी ने, सभी ने एक संयुक्त होकर के टिकट दिलाई। और वो चुनाव में मध्य प्रदेश में जो 5 वाई इलेक्शन हुए थे उनमें सर्वाधिक वोट से जीता। और उसके बाद मैं यहाँ एंट्री हुई मेरी। परंतु कांग्रेस में जो ये बातें आज चल रही हैं ये उस दौर में नहीं थी।
तो वो धीरे धीरे कुछ कमियां रही तो उसका भी असर रहा। और जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई हो, जिस तरह के धर्म को लेके, हिंदू मुसलमान को लेकर और खैरात खोरी को लेकर के इस तरह की जो काम किया, उसका एक बहुत बुरा असर पड़ा और लाजमी हमारे कार्यकर्ताओं पर भी थोड़ा बहुत पड़ा। आपने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो उस समय अर्जुन सिंह जी ने उसके बाद अपनी कांग्रेस बनाई या वो उसके पहले वापस कांग्रेस में आए? नहीं, उसके बाद उसके बाद मैं तो 91 में आया था। हाँ, वो उसके तो बाद उन्होंने कांग्रेस हाँ बनाई अपनी, हाँ जब नरसिंह राव हाँ पीएम बने। हाँ तो उस फिर आप अर्जुन सिंह से अलग रहे, आप इसी कांग्रेस हाँ, मैं कांग्रेस में कहीं कांग्रेस के खिलाफ मैंने कोई काम नहीं किया, ना कांग्रेस के खिलाफ कोई लाइन ली। मैं ये मानता हूं आज कांग्रेस इस देश की आवश्यकता है और राहुल गांधी का नेतृत्व आज देश की आवश्यकता है। सांप्रदायिक शक्तियों पर लगाम लगाने का काम और जिस तरीके से काम चल रहा है उसके लिए कांग्रेस एकमात्र इस देश का विकल्प है। सारे गैर भाजपा के दलों को आज सारी चीजों को भूल करके राहुल गांधी को ताकत देना इस देश को बचाने का काम है, नहीं तो देश की हालत राजनीति छत्रपों पे टिकी होती है, तो मतलब खासकर कांग्रेस में आपको लेके कांग्रेस में अर्जुन सिंह आए और बाद में मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश के मैं सर्वेश्वर अर्जुन सिंह नेता जी के बने साथ रहा, विद्याचरण जी दिग्विजय के सिंह। तो कोई अंतर आया आपको, फर्क पड़ा कि आपको लेके अर्जुन सिंह आए, आप दिग्विजय सिंह नहीं पावर अर्जुन सेंटर हो नहीं गए? अर्जुन सिंह जी जब अर्जुन सिंह जी के साथ रहा, दिग्विजय सिंह जी तो काफी उदार व्यक्ति रहे, वो तो हमेशा कहते थे मैं कोलिशन की सरकार चला रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह ने देखिए कांग्रेस में मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि कोई, अब जैसे लोकसभा की टिकट थी तो लोकसभा की टिकट हमें 9 में बाकायदा अर्जुन सिंह ने भरपूर मदद की। कमलनाथ जी ने हमको साफ बोला कि आपको लड़ना है तो खजुराहो से लड़ लीजिए या सागर से लड़ लीजिए, उन्होंने पूरी मदद की। बाकायदा दिग्विजय सिंह जी ने मदद की। अर्जुन सिंह जी तो मेरे चुनाव में बाकायदा 2 दिन रहे, केवल 3 क्षेत्र में गए थे, वो खजुराहो था और उनका खुद की लोकसभा सीट थी और ये आपका जहाँ से दलवीर सिंह जी का क्षेत्र है शहडोल वाला, शायद यहाँ 3 विधानसभा गए थे, उसमें वो चल नहीं पाते थे। तो हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, ना आज मुझे महसूस हुआ। और आज तो मैं सीनियरिटी के हिसाब से इतना आ गया कि भाई प्राय जो वरिष्ठ हैं दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के बाद की जो श्रेणी के लोग हैं उनमें से मैं एक हूँ। और मुझसे कोई इसलिए खपा नहीं रहेगा कि मैं किसी का प्रतिद्वंदी नहीं हूं। मैं अपने एक निश्चित एरिया मूव करता हूँ, किसान के लिए, शोषित के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगार के लिए, SC ST अल्पसंख्यक के लिए, इनके पीछे मुझे लड़ना है। तो 2003 में जब चुनाव हो रहे थे तो मतलब जो बिजली सड़क पानी का मुद्दा था, आप तो मंत्री रहे होंगे उस समय, तो ये कहा जा रहा था कि मतलब दिग्विजय सिंह की सरकार गिरना तय है, मतलब लगभग 2 साल पहले से जनता का मिजाज दिखने लगा था। तो क्या आपको भी ऐसा लगने लगा था और क्या दिग्विजय सिंह को ये जानकारी नहीं थी कि बस सरकार जाने ही वाली? इसलिए बहुत सारी चीजें हम लोग समझा नहीं पाए, जैसे दलित एजेंडा। तो मैं आज भी SC ST OBC का पक्षधर हूँ, वो चीज हम तरीके से समझा नहीं पाए, लेकिन सार्वजनिक नहीं रूप से पहुंचा पाए। दिग्विजय सिंह ने उस समय कहा कि मुझे सवर्णों के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जैसे नहीं आज बीजेपी ना कहती ना 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 कि ये, मुस्लिमों के वोट से फर्क ना नहीं ये पड़ता। घटना सिर्फ दमोह की घटना है। हाँ। दमोह के दौरान वैसे में तो एक मुख्यमंत्री नहीं का नहीं है मैं ना। बताता ना, दमोह में यह बात फैलाई गई जबकि उनने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। मैं उस मंच में खुद मौजूद था, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा दमोह। मैंने कवर किया उसको। हाँ तो ये दमोह की घटना है, आप पता कर लीजिएगा। और बाहर ये कहीं फैला लोग कि सवर्णों के वोट की जरूरत ना, नहीं। तो देखिए ये दिग्विजय दलित सिंह जी एजेंडे के जैसा तहत। परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति ऐसी बात नहीं बोल सकता, जैसा मैं मानता। भाई कहीं दुर्भाग्य से कहीं निकल गई हो उनके मुंह से तो मैं नहीं कह सकता निकल गई हो। नहीं, अब जैसे शिवराज जी ने कह दिया माई का लाल, अब वो एक ही जगह कहा, लेकिन आप सीएम जो के बोल रहे हो तो असर तो पूरे चुनाव पे पड़ता है देखिए उसका। कभी कभी जो दिल से साफ लोग रहते हैं जब वो फ्लो में बोलते हैं तो कभी कभी ऐसे कोई शब्द निकल जाते। मैं ईश्वरवादी, मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, परंतु मैं कर्म को प्रथम मानता हूँ। वहां सारे लोगों का खेल, एक बड़ा लंबा खेल चल रहा था षड्यंत्र का, उस षड्यंत्र का भी दिग्विजय सिंह शिकार हुए। और दूसरा जो प्रगतिशील नीतियों को वो लागू करना चाह रहे थे उनको सही तरीके से जनमानस तक नहीं पहुंचा पाए। तीसरा जो फंड की व्यवस्था थी, वो फंड की व्यवस्था में भी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि भारत सरकार से जो पैसा आता था उस दौरान इतना पैसा नहीं आता था जितना पैसा आ जाता है। तो ये कुछ चीजें हुई और जो स्टेट का डिवीजन हुआ था तो बिजली के बहुत सारे साधन संसाधन जो थे वहां थे और जो कोयला वगैरह हमको दिया जा रहा था वो भी गलत दिया जा रहा था। और कुछ
10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी। तो वो तो सरकार केंद्र में, अच्छा अटल जी की सरकार। हाँ, वो चीज मिली ही नहीं। यानी चुनाव के दौर के महीना भर बाद से हमारे बिजली के प्लांट खराब होना शुरू हो गए। अरे हमको चारों तरफ से उस समय दिग्विजय सिंह को घेर के अभिमन्यु के तौर पे मारा गया, परंतु दिग्विजय सिंह जी के अनुभव को, कमलनाथ जी के अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। जीतू पटवारी और उमंग सिंह की ऊर्जा को यदि ये दो इग्नोर करते तो भी दल के लिए गलत है, और ये इनके लिए इग्नोर करते हैं तो भी गलत है। और वैसे भी सियासत में सभी को समन्वय करके यदि ब्रॉड माइंड से नहीं चला जाएगा, बड़े दिल के साथ नहीं चला जाएगा, तो लाजमी आज के जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो धन पशुओं का जमावड़ा है, धर्मांधता फैला दिया गया जो माहौल है, इसमें जरा लड़ाई तो हमारी कठिन है, परंतु लड़ाई जीती जाएगी। भाई निश्चित तौर पे जीती जाएगी, ऐसा एक राजनेता और पार्टी के समर्थित नेता को सोचना भी चाहिए, वो करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हो गए जहाँ की कांग्रेस पूरी तरह से खत्म सी हो गई है, खासकर मध्य प्रदेश जो उसका गढ़ रहा है। 2003 में सबको लग रहा था कि सरकार जा रही है और 2018 में भी सरकार चली गई, लेकिन 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उस समय ये माना जा रहा था कि इस बार मतलब बड़े पैमाने पर लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ, बिल्कुल हवा एनालिस्ट विश्लेषण सारे लोगों का यही था कि कांग्रेस की सरकार बन रही। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और 150 से ज्यादा सीटें, उमा जी के बाद सबसे ज्यादा सीटें आई। तो ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस फिर यहाँ कहाँ चूक गई? हम प्रमाण तो नहीं दे सकते हैं, वो हमारा राजनीतिक जीवन 50 साल के, मैं 19-20 साल की उम्र से राजनीतिक लोगों के साथ खड़ा हूं। चुनाव में गड़बड़ियां तो सब, जिस तरह का अंतर दिखा आया है वो असंभव है, असंभव। जैसे हमारी खुद पुरानी विधानसभा क्षेत्र है हटा, 57,000 से या 61,000 से कुछ, दमोह की बीजेपी के खुद प्रत्याशी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि इतनी वोट से वहां जीता जा। ऐसी दर्जनों कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जहां ये नहीं जीता सकता। मैं अब आदमी का नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, मैं एक बहुत बड़ी बात जरूर कहूंगा, निजी दोस्तियां राजनीति में रहती हूँ, अनादिकाल से अनादिकाल तक रहेंगी। जी। मैं जब चुनाव लड़ा था सेकंड लोकसभा का, उस चुनाव से और 9 के चुनाव के रिजल्ट से मैं हारने के बाद, 9 का जो चुनाव हारा था तो घर नहीं गया था, 10 दिन आभार प्रदर्शन करने के बाद घर गया। वो 2014 में तो हमारा भाई की डेथ हुई थी 16 तारीख को, 17 को पोलिंग थी, तो डेड बॉडी रख दी गई थी, हमारे सबसे छोटे भाई ने रख दी, और 18 को जलाया था। हमारे एक मित्र थे जो दूसरे पार्टी में थे, और हमारी पार्टी के एक लोग थे जो दूसरी पार्टी के थे, तो पुराना दोस्ताना संबंध था। जब हम लोग योजन सभा में होते थे, वो किसी जमाने विद्यार्थी परिषद में होते थे, तो ऐसी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला मैं तो मालिक से प्रार्थना करता कि आप जीते। तो मैंने कि कौन सा एहसान कर रहे हो यार, पुरानी दोस्त हो। तो बोले बाकी मुश्किल दिखता है हमको। बोले क्या बात कर रहे हैं यार, मैंने 1550 पोलिंग कवर की, 18,500 1500-1600 पोलिंग मैंने कवर की थी 5 सालों में, गांव गांव घूमता था। तो बोले वो तो ठीक है, तो हमने कि तुम्हारा क्या आकलन है? बोले कि मेरा आकलन तो ये है भैया, कटनी एरिया से हार के चलोगे आप 1 लाख से, पन्ना से हार के बढ़ोगे आप 2 लाख से, अब कल खजुराहो और की जो 2 विधानसभाएं वहां नहीं मैं कह सकता, बाकी 2 लाख से तो ऊपर से तुम हारोगे। बनी पागल हो गए यार तुम। मैं 27,000 से हारा था, 1500 पोलिंग कवर किया हूँ, एक गांव में घुमा, उठा बैठा हूँ, गांव में गाड़ी में बिस्तर रखता हूँ, और मैं बाकायदा 2,47,000 वोट से चुनाव हारा। तो चुनाव में गड़बड़ियां तो हैं, और जो भी वोट चोरी का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, वो परफेक्ट है, उन्होंने प्रमाणित भी किया। मशीन का जो दौर था, अब वो कहने में इसलिए गड़बड़ गया, प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन नरोत्तम मिश्रा भी तो हार गए, क्या पता उनकी पार्टी के लोगों ने हरा दिया, वो भी तो हार गए मशीन बहुत के सारे बाद। लोग ऐसे हराए गए। देखिए वहां जो अनुपयोगी हो जाएगा उसको ठिकाने किसी न किसी तरीके से लगा दिया जाएगा, मेन स्ट्रीम से काट दिया जाए, चाहे हरा दिया जाए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ऐसा हो सकता है। राजनीति में जो एक बड़ी बात चल रही है कि परिवारवाद
नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, आप इसको किस रूप में देखते परिवारवाद को मैं इस तरीके से देखता हूँ, यदि हमारे हमें जैसे मेरा होल टाइम रहा पॉलिटिशियन रहा, मेरे परिवार के 2 बच्चे राजनीति में काम करते हैं। एक मेरा लड़का काम करता है आनंद मोहन, और एक दीपेश पटेल काम करता है। वो हमारा रिश्ते में नाती लगता है, हैं? उसका बाप हमारा भतीजा है और हमारे उनके बीच में मुश्किल से 6-8 महीने की उम्र का अंतर। उस ग्रैंडसन को आज राजनीति में काम करते हो गया है 25 से 26 वर्ष के करीब, 24-26 वर्ष। मैं कभी मंच पर अपने आप को शेयर नहीं कराया। मेरा लड़का कभी मेरे मंच पर खड़ा नहीं हो सकता, जिसको आज कम से कम 2005 से आदिवासी वनवासी दलित अल्पसंख्यक महासंघ के बैनर पर वो काम करता है, कांग्रेस के लिए काम करता है। कभी मैंने अपना मंच शेयर नहीं कराया, परंतु आज 2005 से उसको काम करते हो गया, कहला है 20 साल। 20 साल। वो ग्रैंडसन जो है वो उसकी उम्र में 6 महीने उससे बड़ा है, तो वो गांव ही पे रहता था जी, यहाँ रह के पड़ा। तो वो बाकायदा 22-24 साल से काम कर रहा है। अब यदि मैं उससे राजनीति न कराऊं तो मैं उनका मतलब उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा हूं। इसको हम परिवारवाद नहीं मानेंगे। हाँ, परिवारवाद हम इसको जरूर मानेंगे कि हम अपने लड़के को तत्काल लाएं और तत्काल राजनीति में लगते, चाहे वो हमारी पार्टी के हो, चाहे उनकी पार्टी के हो, चाहे किसी पार्टी को हो। वो नकुलनाथ को परिवारवाद। कैसे मान हाँ, नकुलनाथ को कैसे मैं नहीं, देखिए, नहीं, इस मामले में मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा। चूंकि नकुल लाजमी है, उनके चुनाव में लंबे समय से काम तो कर ही रहा होगा। हमने नहीं देखा राजनीति नहीं, के हाँ, मैं सीधे चुनाव में ही आए भाई वो। देखिए, अब मैं अपनी निजी राय दे रहा हूं। मैं परिवार की राजनीति को इस तरीके से डिफाइन कर, यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों पे आरोप कर लगाते हैं, तो हमारे यहाँ जो 2-4 लोगों के लड़के बच्चे काम कर रहे हैं, इनके यहाँ तो हर आदमी का लड़का बच्चा राजनीति में दौड़ रहा है, और वो उसको साथ लिए घूम रहे हैं, और टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं, और राजनीति में सक्रिय कराने की बात कर रहे हैं, और तो और फोटो लगाने की बात कर रहे हैं। मैं तो जब जेल से निकला था तो मेरे लड़के ने फोटो लगा करके लिख दिया कि आनंद मोहन पिता, तो मैंने उसको डांटा, ये पहचान से भी तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदगी जिंदा नहीं रहोगे, तुम खत्म हो जाओगे। और मैं इसके खिलाफ हूं। परंतु यदि लगातार कोई काम कर रहा है, किसी की बीवी काम कर रही है, भाई हमारे यहाँ तो मृणाल गोरे जी को पानी की बाई कह करके राजनीति में डॉक्टर लोहिया ने एंट्री कराई थी, और उनके पिताजी उनके हस्बैंड बहुत बड़े नेता रहे, मधु दंडवती जी का रहा। तो वो परिवारवाद को इस तरीके से किया जाए कि नहीं, लड़का नेता रहे हो गई, नहीं, लड़का नेता नहीं हो, उसमें क्षमता होगी, काम कर रहा है, तो उसके अनुभव का लाभ पार्टी को लिया जाए। पार्टी निर्णय लेके मेरे का टिकट देना है कि नहीं देना। हमारे तो दोनों लड़के हमारे घर के हैं, कोई पदाधिकारी नहीं, एक ऑर्डिनरी मेंबर है कांग्रेस पार्टी की। बीपी पटवारी ने घोषणा की अभी आपने मुस्लिम कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाया। क्या इस तरह की घोषणाएं होनी चाहिए? देखिए, हिंदू मुसलमान को लेकर के जिस तरीके का राजनीतिक दलों का व्यवहार रहा है, ऐसे व्यवहार में किसी मुसलमान को लेकर के अध्यक्ष जी की ऐसी घोषणा करना मैं गलत नहीं इसलिए नहीं मानता हूं कि मुसलमान होना इस देश में अपराध मान लिया गया, दुयम दर्जा मान लिया गया। जिस तरह से गांव गांव गली गली कूचे कूचे मुसलमान को लेकर के भावनाएं फैलाई गई, भाई कांग्रेस पार्टी और भारतीय संविधान और कांग्रेस पार्टी का संविधान तो इस चीज के खिलाफ है। और इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश के प्रति उतना ही वफादार और उतना ही सही है जितना कोई अपने आप को ये कह रहा है कि ये देश हमारा है। ये देश सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाओं को मिलकर के चलाने वाले लोगों का देश है। और इसमें यदि किसी को बे आज मुसलमान समाज के प्रति किस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, मैं तो ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करता हूं और खुलेआम इनके खिलाफ भी बोलता हूं। परंतु मुस्लिम कट्टरता के खिलाफ भी उतनी ही तेजी से बोलूंगा या बोलता हूं जितना तेजी से आरएसएस की कट्टरता के खिलाफ बोलते। जिस दिन मुसलमान बाबर को, बिन कासिम को, गौरी को, गजनी को बर्बर, आतंकी, बाहरी लोग नहीं बोलेंगे, और जब तक हिंदू शेरशाह, रजिया, जायसी को अपना पुरखा नहीं बोलेंगे, तब तक इस देश में एकता संभव नहीं। और बाबर से लड़ा कौन? इब्राहिम लोदी, मुसलमान की मुसलमान से लड़ाई।
महाराणा का सेनापति कौन होता था? हाकिम सूर। बिल्कुल। और उस तरफ कौन होता था? मानसिंह। औरंगजेब का जय सिंह। शिवाजी का अंगरक्षक मुसलमान। लक्ष्मीबाई का गुलाम गौस खां। ये तो राज्य की लड़ाई थी। ये जो आज ये लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये बहुसंख्यक समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। सनातन तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। बुद्ध तक को हमने भगवान माना, महावीर को भी हम भगवान मानते, जबकि महावीर का दर्शन और जो बौद्ध का दर्शन है उसका सनातन धर्म से अलगाव। सिख को भी इनके वंश ऑफ थॉट में क्या कहा गया? आरएसएस की सबसे अच्छी बात क्या लगती है और सबसे खराब बात क्या लगती है? हमें तो भाई उनके बीच में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं लगी। इतना जरूर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान जमावड़ा है, ये इन्होंने आरएसएस की विचारधारा को जितनी तन्मयता से जमीन पर उतारने के लिए काम किया, वो एक बड़ी काम। हम इस मामले में अपने आप को पीछे मानते हैं। गांधी, नेहरू, लोहिया या जो प्रगतिशील विचारधारा की धारा को हमें जितना जन जन तक ले जाना चाहिए था, उसमें हम काफी पीछे रहे। इस बात में कहने में हमें कोई हिचक नहीं। और मैं तो ये मानता हूं कि सही मामले में, सही मायने में हम जिस विचारधारा को मानते हैं, यदि उसे निजी जीवन में नहीं जिएंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर खोट है। और थोड़ा बहुत रही होगी। लंबे समय राजनीति में या सत्ताओं में जो रहता है तो ये आ जाती है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की भी आरएसएस के जो लोग हैं, जो पहले चना चबेना की बात करते थे या खाते थे, उनको भी हमने देखा, उनके साथ भी रहे। वो आज नहीं है। वो हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, 5 स्टार होटलों में पड़े रहते हैं। अवसरवादिता है। तो अवसरवादिता है। और नहीं, उनके में तो देखिए, उनका साफ मानना है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी किस्म के समझौते को वो गलत नहीं मानते। गांधी लोहिया के अनुयायी में, नेहरू के अनुयायी में साधन की सुचिता ही प्राथमिकता है। यदि साधन गलत होंगे तो साध्य गलत होंगे, तो साधन गलत होंगे तो उद्देश्य से भी हम भटक जाएंगे। सांप्रदायिकता बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए या जातिवाद? सांप्रदायिक का बहुत, लेकिन जातियों में वो टुकड़े उसके बाद टुकड़े में सेकंड बटेगा। देखिए, जाति का मामला तो अंतर जाति, रोटी और बेटी का संबंध जात को तोड़ देगा। अंतर जातीय विवाह सारे अंतर जाति, अंतरधर्मी, अंतरवर्णीय, अंतरवर्गीय विवाहों को करने वाले लोगों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सारी शासकीय सेवाओं का 60 सैकड़ा आप रिजर्व कर दो तो 50 साल में जात खत्म हो जाएगी। और नौकरी का रिजर्वेशन से कोई ताल्लुकात नहीं था। इस देश में जाति जब जीवन में है, खान पान में है, शादी विवाह में है, तो राजनीति में आएगी। वो तो आ जाएगी। क्या गिनने की जरूरत क्या है? जाति गण नहीं तो नहीं भाई, देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जाति व्यवस्था के चलते बहुत बड़ा, भले वो किसी काल में भले उपयोगी रही, आज जाति हमारे लिए अभिशाप है। मैं जाति से ब्राह्मण, गिनने से तो ये अभिशाप और बढ़ेगा ना। अरे भाई, जो जितनी जाति का है उसको उस हिसाब से सेट किया जाएगा। 70 साल से यही कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कर रहे हैं? आरक्षण, ना प्रमोशन, नहीं, स्कॉलरशिप। ना आरक्षण का मैं पूर्णतः पक्षधर हूँ। ये सोच है कि जाति जितनी गिनी जाएगी, जैसे जयप्रकाश का जो आंदोलन था उसके बाद बिहार और कुछ जगह लोगों ने उपनाम, सरनेम लिखना बंद किए कि जाति जरूरी नहीं है। अब जितनी बार आप जातियां गिनेंगे, बताएंगे, उतना इसका वो बढ़ेगा कि ये गली ब्राह्मण की, ये गली यादव की, ये गली, ऐसा नहीं होगा। आप बाकायदा जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति को पढ़ लीजिए, जो डॉक्टर लोहिया की सब क्रांति, बिल्कुल देखिए। और जयप्रकाश और लोहिया एक आत्मा दो शरीर थे, बीच में जरूर अलग थे। रिजर्वेशन और जाति आधारित राजनीति तब तक बंद नहीं हो सकती है जब तक अंतर जाति विवाहों को प्राथमिकता न दी जाए या उन्हें विशेष रिजर्वेशन न दिया जाए। जाति की मौत सिर्फ अंतर जाति विवाह है। और जाति को न नानक मिटा सका, न कबीर मिटा सका, न गांधी मिटा सका, और न ये जो हिंदू हिंदू का नारा दे रहे ये मिटा सके। रह गया जैसे मुसलमान का, तो मुसलमान तो इस देश में 1000 साल पहले आ गया। ये थे राजा पटेरिया जी, कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री और बुंदेलखंड के पक्षधर
और देश में जाति मिटाने के बात रखने वाले, बड़ी ऊर्जावान तरीके से हमारी उनसे बातचीत हुई। आज पॉलिटिक्स वाला के राजनीता शो में इतना ही। राजा पटेरिया जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगली बार फिर हम किसी ऐसी राजनीतिक शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।